हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अब तक पॉलिटी में हमने कुछ पार्ट देख लिया है, तो उसी की कंटिन्यूशन में हम अब और कुछ पार्ट देखें। ठीक है, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर लिया था। जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट से प्री का फेज था, पहले का फेज था, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके और इंडिपेंडेंस तक, वो भी हमने ऑलरेडी देख लिया। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कुछ ऐसा लगेगा कि और नीडेड है, जब हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह इससे रिलेटेड लेकर आएंगे, वो पोर्शन कवर कर दें। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम वहाँ पर भी डिस्कशन कर लेंगे जो वहाँ पर छूट गए हैं। चलिए, अब आज का टॉपिक जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब दोस्तों, जैसा हमें पता है कि हमारा जो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, वो ऑलमोस्ट 70% है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ड्राइव्ड है। ठीक है, यानी अगर उसकी बात करें, पॉलिटिकल फीचर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म हो गए, वो सब लगभग लगभग उसी एक्ट से लिए गए हैं। तो अब हम पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्या क्या फीचर्स हैं, और फिर उनको थोड़ा सा हम उनके बारे में चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो अगर फीचर्स की मैं बात करूँ, देखिए कुछ पॉइंट वाइज हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा हम सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, एक है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, और ये किसके साथ मिक्स है? ये मिक्स्ड है, के साथ यूज वर्ड करते हैं हम चेक्स एंड बैलेंस। चेक्स एंड बैलेंस। और क्या क्या फीचर्स हमारे हो सकते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्टी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये वेस्ट मिनिस्टर मॉडल से लिया गया है। ठीक है, हम वो भी देखेंगे आगे किस किस से क्या लिया गया है, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू डिस्कशन कर लेंगे हम। ठीक है, और क्या है? हाँ, ये तो हम कहना भूल ही गए कि ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ये ऑलरेडी हमें पता है, हम देख भी चुके हैं। लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड, लेंथीएस्ट रिटन इन वर्ल्ड। ओके, और क्या क्या फीचर्स हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो बेसिकली ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी। तो इसको हम ऐसा कहेंगे, मैं कहूँ भैया पार्शली ना, ये रिजिड। अब ये बात कैसे साबित होती है? ये साबित होती है, इसके लिए ये प्रोविजन है स्पेशल मेजॉरिटी। इसका मतलब स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए हमें, तो अमेंड करना थोड़ा मुश्किल है। इस केस की बात करें, एक प्रोविजन हो गया। और अगर मैं बात करूं पार्शली फ्लेक्सिबल की, तो इसको अगर मैं रिलेट करूं तो भैया हमारा जो अमेंडमेंट है, जो हमारे अमेंडमेंट हमें ये करना होता है, मोस्टली अमेंडमेंट वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। सिंपल मेजॉरिटी, ये हमारा इसका फ्लेक्सिबल फीचर है। ठीक है, तो पार्शली रिजिड कहेंगे और पार्शली फ्लेक्सिबल हम। क्लियर है? और क्या क्या चीजें हैं और देख लेते हैं। अब देखिए, हम ये कहें कि एन indestructible union of destructible states। जो यूनियन है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, और जो स्टेट्स है वहां यहाँ पर डिस्ट्रक्ट। क्लियर है?
और क्या है? अब दूसरा ये है कि हमने कहा था इसने इनकॉर्पोरेट्स accumulated experiences of almost all the known constitution, जितने भी उस समय नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, उन सभी के जो अच्छे अच्छे फीचर्स थे वो हमने अपने संविधान में ऐड किए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और क्या क्या फीचर्स हैं हम कुछ लिख लेते हैं। और क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूनियन along with the states including the provision of the local self government, ये भी हमारा इस समय फीचर। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनियन along with states including लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एलएसजी कह लीजिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्लियर है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक, और क्या फीचर्स हैं? चलिए थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, तो फीचर्स और देख लेते हैं। और क्या फीचर है दोस्तों? बात करें राइट्स सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन alongside duties of citizen towards the nation and state। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लेते हैं, राइट्स सब्जेक्टेड टू रीजनेबल restriction belongs duties citizens towards state nation and nation। ओके, ये इसका एक फीचर है। और क्या है? और हमारा स्पेशल, लिख लीजिए इसको, स्पेशल टेम्परेरी एंड ट्रांजिटरी प्रोविजंस, ट्रांजिट provision for classes, regions and states owing to socio historical factors and diversity of country। ओके, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। क्लियर है दोस्तों? चलिए, वो थोड़ा सा आपको समझ आए। अभी आगे हम थोड़ा सा और डिस्कशन भी करेंगे इस बारे में। अभी मैंने सिर्फ लिख इसलिए दिया है कि आपके पास एक जगह लिखे होंगे तो इजीली आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं फेडरल फीचर्स क्या है। फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए क्या क्या फीचर है। अगर बात करें जुडिशियल सुप्रीमेसी, चलिए अब देखते हैं क्या है। मैंने कहा जुडिशियल
जुडिशियल सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी। और क्या फीचर है फेडरल फीचर की अगर मैं बात करूं? रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या फीचर है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीमेसी किसकी है? सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और क्या फीचर है? और फीचर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड बिटवीन राज्य और केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियां बटी हुई। ठीक है। अब अगला फीचर हम देखेंगे यूनिटरी फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यूनिटरी फीचर्स। अब देखिए यूनिटरी फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है ऑल इंडिया सर। ठीक है, ये पहला मतलब सबसे पहले हमारे दिमाग में। और क्या है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या है? स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्ट्रॉन्ग। ये सब यूनिटरी फीचर्स है। ठीक है दोस्तों। और ठीक, और क्या फीचर्स है अगर बात करें? इंटीग्रेटेड जुडिशियल। ठीक है। और क्या फीचर्स हो गया आपका? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या फीचर है दोस्तों? आपका हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। गवर्नर्स का जो अपॉइंटमेंट वो भी यूनिटरी फीचर है हमारे। गवर्नर। ठीक है। एक फीचर्स अगेन वही हो गया, डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स विद इंडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन। डिस्ट्रिक्टेबल तो स्टेट है, और इंडिस्ट्रिक्टेबल, इंडिस्ट्रिक्टेबल आपका यूनियन है। क्लियर है? तो ये हमारे कुछ यूनिटरी। अब देखिए कुछ बात इसी तरह से कर लेते हैं, बाकी चीज़ें उतना नहीं लिखेंगे। आप मैं मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप जो लिखना चाहें आप वीडियो पॉज करके वो पॉइंट वाइज लिख सकते। ठीक है। अब देखिए पहले बात करते हैं फेडरल, फेडरल फीचर से रिलेटेड। जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें क्या होता है? जो गवर्नमेंट है वो डिवाइडेड है फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। तो जो स्टेट्स हैं वो अपना अलग इंडिपेंडेंस एक एंजॉय करते हैं, उनका एक अलग, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है अपनी चीज़ें करने के लिए। ठीक है। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्लियरली क्लियरली जो पावर है वो डिमार्केट कर दी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। अब ये हमें कैसे पता लगता है? तो इसका प्रोविजन रखा गया है सेवेंथ शेड्यूल में। सेवेंथ शेड्यूल में जो लिस्ट 2 है यानी स्टेट लिस्ट, उसमें जो सब्जेक्ट है उन पर जो कानून बनाएंगी वो आपका स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। दूसरा, जो स्टेट है वो कंकरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं जो सेवन शेड्यूल में रखे गए हैं, कंकरेंट लिस्ट है, उस पर भी कानून बना सकते। ठीक है। बस प्रोवाइडेड दैट क्या होना चाहिए कि जो सेंटर ने उस पर कानून बना रखे हैं उनसे वो कॉन्फ्लिक्ट, उनसे कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ना हो। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी लेजिस्लेशन है
उससे कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो उस सब्जेक्ट पर इंडिपेंडेंटली स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकते। क्लियर? जो आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 हमें पावर देता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पावर सेंटर को दी हुई है, स्टेट्स कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? अब जो आपका सेंटर है वो भी स्टेट्स की पावर, जो जो स्टेट्स की जो पावर है उनसे रिलेटेड अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। कब तक? जब तक कि स्टेट का भी पार्टिसिपेशन उस चीज को लेकर ना हो। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है उतना इजी भी नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि इतना टफ है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की तरह हम उसे अमेंड भी ना कर पाए। ठीक है, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं पार्शियली फ्लेक्सिबल और पार्शियली रिजिड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर है? आपको ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा समझ आए? क्लियर है? अब इसी तरह से अगर हम थोड़ा यूनिटरी फीचर्स की बात कर लें, जैसे जो फेडरल कंट्रीज हैं जैसे यूएसए हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, तो उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, बट उसमें जो स्टेट्स हैं उनका भी अलग अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर फेडरल कंट्रीज हैं उनमें स्टेट्स का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सिंगल ही कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट्स भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करते हैं और सेंटर भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करते हैं। और उन सब के स्टेट क्या करेगा, सेंटर क्या करेगा, ये सारे फंक्शंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से लिखे गए हैं। ठीक है, जब आगे हम पढ़ेंगे तो आपको समझ भी आएगा कि किस तरह से डिवीजन हुआ है। ठीक है, अब देखिए कॉन्फ्लिक्ट का अगर केस होता है, कोई एग्जाम्पल कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ स्टेट के लॉ में और सेंटर के लॉ में, कहाँ, कब कब, ये किस केस में हो सकता है? ये हो सकता है आपका कंकरेंट मैटर में। ठीक है, तो हमेशा जो सेंटर का प्रोविजन होगा वही आपका मान्य हो, वही प्रिवेल करेगा। ये सेंटर को एडिशनल पावर दी गई है, ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा एक पावर है यूनियन गवर्नमेंट में की, जो सेंटर को दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसको बोलते हैं हम रेज्यूटरी पावर। इसका मतलब ये है कि सेंटर उन सभी चीज़ों में कानून बना सकता है जो इनमें से किसी भी लिस्ट में नहीं दिए गए। तब कोई भी मान लो नया कोई ऐसा विषय हुआ जिस पर कानून बनाना है और वो किसी लिस्ट में नहीं है, तो वो सारी पावर सेंटर के पास। जैसे एग्जांपल के लिए ड्रोन से रिलेटेड अगर कोई कानून बना, वो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है तो सेंटर उस पर कानून बना, और कोई कानून नहीं बना। ठीक है, तो हमारा जो यूनियन है वो एंजॉय करता है लेजिस्लेटिव कंट्रोल लगभग 100 सब्जेक्ट्स पर। ठीक है, जो लिस्ट 1 में आते हैं 7 शेड्यूल। इसी तरह से 61 सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट लिस्ट में। ठीक है, और यूनियन क्या एंजॉय करता है? वो ओवरराइडिंग पावर करता है स्टेट के ऊपर, किस मैटर्स में? कंकरेंट लिस्ट के मैटर में। और एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास हो गई? सेंटर के पास हो गई, यूनियन के पास हो गई। क्लियर है? इसीलिए हम कहते हैं इंडिया इज अ अनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए दूसरा फीचर्स हम बात कर रहे हैं, एक बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो प्रेसिडेंट इसकी एडवाइस पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके आधार पर, उसकी एडवाइस पर प्रेसिडेंट स्टेट्स में गवर्नर अपॉइंट कर। बेसिकली गवर्नर क्या होगा? गवर्नर हमारे एजेंट हो गए सेंटर को। ठीक है, तो हमारा जो सेंटर है उसके एजेंट हो गए बेसिकली स्टेट के। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, जो सेंटर का कंट्रोल है वो आपका स्टेट्स के ऊपर पड़ गया। ठीक है, अब देखिए एक पावर और क्या है, जो इंडियन पार्लियामेंट है वो किसी भी स्टेट का नेम, उसकी बाउंड्री
बिना स्टेट से पूछे क्या कर सकती है, चेंज कर। ठीक है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट क्या कर रही है, पार्लियामेंट के पास एक पावर और है कि वो नया स्टेट बना सकती है, दो स्टेट को मर्ज कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह के सारे हमारे जो राइट हैं वो हमारा यूनियन गवर्नमेंट के पास। तो होप ये वाले फीचर्स आपको यहाँ पर थोड़े थोड़े समझ आ गए होंगे। ठीक है, और ज़्यादा डीप हम नहीं जा रहे हैं, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो। बट स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उस पर्टिकुलर रिलेटेड चीज़ों से आपको यहाँ पर वही बता देंगे ये चीज़ें। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली वो फीचर्स में कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, बट हम मान लेते हैं फीचर्स में ही। ठीक है, अब बात करते हैं नेशनल सिंबल। नेशनल सिंबल क्या है? अगस्त, अगर देखिए थोड़ा हिस्टोरिकली हम जाएं इसमें, तो 7 अगस्त 1906 को, ठीक है, पारसी बैगन या पारसी बगान स्क्वायर कह लीजिए कलकत्ता में, वहां पर पहले नेशनल फ्लैग होस्ट किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। आप चाहे तो इसको लिख लीजिए एक जगह। ठीक है, और उसी के बाद मैडम भीखाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में स्टुगर्ट, स्टुगर्ट एक जगह है जर्मनी में, ठीक है, वहां पर ना नेशनल जो हमारा ये फ्लैग था वो होस्ट किया। अब देखिए, नेशनल सिंबल्स में जो हमने नेशनल फ्लैग की हम बात कर रहे हैं, आप समझ गए इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। अब कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको डिजाइन किसने, क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा भी गया है। ये किया गया था पिंगाली बैंक के द्वारा, पिंगाली बैंक 1916 में। और हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया दोस्तों, हमने पहले लेक्चर में भी ये बताया था क्योंकि इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो 22 जुलाई 1947 को हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, सॉरी 1947, दिस इज 1947, यहाँ पर अडॉप्ट किया इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? अब ये है क्या, हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर हमारा है, इसमें डीप सेफ्रॉन यानी केसरी कलर है टॉप पर, वाइट इन द मिडल एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम, और ये इक्वल प्रोपोर्शन। और जो सेंटर का जो वाइट बैंड है उसमें नेवी ब्लू व्हील है, इसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है चक्र को, जो एक सिंबल है प्रोग्रेस एंड मूवमेंट का। और जो हमारा ट्राई कलर है, हमारा जो फ्लैग है, उसका जो रेशियो है लेंथ टू विड्थ वो 3:2। विड्थ जो रेशियो है वो, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बट छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर डिस्कशन कर ले रहे हैं। इसी तरह से जो हमारा नेशनल की अगर हम बात करें, ठीक है, ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया, ये सारनाथ का लोयन जो कैपिटल है वहां से अडॉप्ट, कब अडॉप्ट किया गया, ये 26 जनवरी 1950, कहाँ से, सारनाथ लोयन कैपिटल। ठीक है, क्लियर है? अब जो उसके नीचे वर्ड, सॉरी जो इसके नीचे वर्ड लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। क्लियर है? ये कहाँ से लिए गए हैं, ये लिया गया है मंडूका उपनिषद। क्लियर है दोस्तों? इसका मतलब क्या है, सत्यमेव जयते का मतलब है ट्रुथ अलोन ट्राइम्फ्स। ठीक है, और ये किस लिपि में लिखा गया है, कई बार लिपि पूछ लेते हैं, ये लिखा गया है देवनागरी। जो हिंदी की लिपि है उसका नाम, उसको क्या बोलते हैं, देवनागरी। देवनागरी स्क्रिप्ट इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में देवनागरी है दोस्तों। जो ओरिजिनल है उसमें 4 लायंस हैं, बैक टू बैक वो खड़े हैं।
ठीक है, एक एबेकस पे माउंटेड है, ठीक है, कैरिंग अ स्कल्पचर इन हाई रिलीफ ऑफ एन। दोस्तों कई बार पूछ लेता है इसके अंदर कौन कौन से जो बने हुए हैं वो कौन कौन से, ये याद कर लीजिए। एलिफेंट, गैलोपिंग हॉर्स, अ बुल, अ लायन, ठीक है, और व्हील ओवर अ बेल शेप्ड लोटस, ठीक है, तो और लोटस, ठीक है, क्लियर है। और आपका भी क्लियर है फ्रेंड्स। तो आज आप एक बार नेशनल एम्बलम हमारा दोबारा से देखिएगा और आपके ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आप याद कर लीजिए इसको, है ना। क्वेश्चन कई बार यही पूछ लेता है इनमें से कौन सा एनिमल नहीं है, ठीक है, तो याद कर लीजिए। हाथी, घोड़ा, बैल और आपका शेर, ठीक है। और आपका अगर बात करें लोटस और व्हील और है, लोटस उसके नीचे है जिसके ऊपर वो सब चीज़ें बनी हुई हैं, आप देखेंगे उल्टा रखा हुआ है लोटस, ठीक है। और व्हील आपका उसमें बीच में बना हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी आ जाएगा, ठीक है। कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो मैं वो फिगर बना नहीं रहा हूँ और उतनी जल्दी बना भी नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा उस इमेज को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें हम थोड़ा सा देखते हैं इस नेशनल जो हमारे से, ठीक है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा कवर कर ले रहे हैं हम कि आपको ऐसा नहीं हो कि कुछ सरप्राइज सा मिल जाए, ठीक है। तो देखिए इस तरह से नेशनल एंथम, नेशनल की बात करें, क्या है हमारा नेशनल, जन गण मन, जन, ठीक है। ये ओरिजिनली बंगाली में कंपोज किया गया था, कंपोजर कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कुछ कई बार पूछ, रविंद्रनाथ, वैसे आपको ये याद ही हो, लेकिन जो हमारे यहाँ अडॉप्ट किया गया वो हिंदी वर्जन अडॉप्ट किया, कब अडॉप्ट किया गया दोस्तों, ये अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 19, क्लियर है। अब देखिए इसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस भी है, इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि पहली बार ये कब गाया गया, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फर्स्ट संग कब पहली बार गाया गया, 27 है ना, 7 दिसंबर 1911, कौन सा सेशन था, कलकत्ता सेशन, ठीक है, इसका इंडियन INC। इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे कई बार वो पूछ लेता है, तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम बात करें नेशनल सॉन्ग की, ये नेशनल सॉन्ग कौन सा है, वंदे, ठीक है। दोस्तों ये कंपोज किया गया था संस्कृत में, ठीक है, किसने कंपोज किया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, इस तरह की चीजें याद कर लीजिए, ठीक है। कहाँ पे किस में लिखा गया है, ये आनंद मठ, ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया जाता है, आनंद मठ, ठीक है। ये पहली बार ये पॉलिटिकली कॉन्टेक्स्ट में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था, 1896 का वो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये अडॉप्ट कब किया गया, 24 जनवरी 1950 अडॉप्ट किया, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले नेशनल सिंबल के, देखिए नेशनल एनिमल के, दोस्तों आपको लग रहा होगा बहुत छोटी छोटी चीज़, बचकानी चीज़ें बता दे रहे हैं, बट कई बार दोस्तों एग्ज़ाम में हम
सिंपल क्वेश्चन ही गलत कर देते हैं। ठीक है, इसी में भी आपको कई चीज़ें भी जानने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। अभी देखिए एक चीज़ हम इस नेशनल एनिमल में आपको बताएंगे, शायद आपको नहीं पता होगा। पहले बताइए कौन है हमारा, कौन है नेशनल टाइगर। ठीक है, क्लियर है। वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैंथेरा टाइग्रिस। अगर इसका साइंटिफिक नेम भी कई बार पूछ, पैंथेरा टाइग्रिस। और कई बार आपको ऑप्शन में जो नाम देगा वो साइंटिफिक नेम ही दे देगा। ये चीज़ें भी एग्जाम में हो जाती है। ये एग्जामिनर आपको ट्रिकी क्वेश्चन बनाने के चक्कर में और आपको यहाँ पर दे देगा साइंटिफिक नेम, और आपको याद नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये एक स्ट्रिप्ड एनिमल है। ठीक है, ये थिक येलो कोट ऑफ फर विद डार्क स्ट्रिप। ठीक है, क्लियर। अब देखिए दोस्तों, वो क्या नहीं, आपको पता है जो लॉयन था वो हमारा पहले नेशनल नेशनल था। कब तक था? टिल 1970, 1972 तक लॉयन हमारा नेशनल है, और उसके बाद टाइगर। क्लियर है। ठीक है, तो शायद देखिए इस तरह के तक पूछ लिए जाते हैं, शायद आपको ये नहीं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं। अब बात करते हैं, नेशनल एनिमल हमने देख लिया है, नेशनल कैलेंडर की। कैलेंडर, ठीक है। अब देखिए जो नेशनल कैलेंडर है वो किस पर बेस्ड है? सका है। ठीक है, इसका जो पहला मंथ, फर्स्ट मंथ इसका क्या है? फर्स्ट। अगर बात करें, दिमाग पर जोर डालिए दोस्तों, बताइए क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे क्या है। चैत्र, क्या है? ठीक है, ये इसका फर्स्ट मंथ का नॉर्मल ईयर वही हम रखते हैं 365 डेज। ठीक है, नेशनल कैलेंडर पर बेस्ड है, सकेरा पे बेस्ड है, पहला मंथ है चैत्र, नॉर्मल ईयर होता है 365 डेज का, नॉर्मल ईयर होता है। ठीक है, कब से हम इसको यूज़ कर रहे हैं? 22 मार्च 1957 कर रहे हैं, इसके साथ ग्रोगियन कैलेंडर के साथ। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो चैत्र जनरली फॉल होता है, जो आपका जो फर्स्ट डे मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। नॉर्मल, नॉर्मली, इज नॉर्मली। ओके, लेकिन 21 मार्च को भी मना लेते हैं। कब मना लेते हैं बताइए, कब मना लेते हैं? लीप ईयर, 21 मार्च। ठीक, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ लेगा, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया, कब किया गया? रिफॉर्म आया, कैलेंडर, कैलेंडर रिफॉर्म, रिफॉर्म कमेटी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ईयर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 1950। फॉर्मेशन जो जनरली लोग छोड़ देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, बट कई बार इन्हीं से क्वेश्चन हो जाता है, और क्वेश्चन बहुत टफ भी नहीं होता है, बट आपका कभी पढ़ा नहीं होता है तो एग्जाम में हम चाहते हैं कि आप कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी एक बार देखिए, ये एक बार आप पढ़ लेंगे ना तो याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको आप बार बार, आपको बार बार पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें आपके जहन में कहीं ना कहीं हैं, आपने कहीं ना कहीं स्कूल टाइम पे ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बट दोबारा से पढ़ ले रहे हैं तो थोड़ा सा आपको मेमोराइज हो जाए। ठीक है, इसीलिए हम ये चीज़ें हमने इसमें रख ली हैं, क्योंकि डिस्कशन का कोई यहाँ पर मतलब था नहीं। अब नेशनल बर्ड की बात कर ले, नेशनल बर्ड कौन सा है? हमारा प्यारा पिकॉक। ठीक है, इसको बोलते हैं पावो, साइंटिफिक नेम क्या होता है? पावो क्रिस्टेटस, क्रिस्टेटस। ठीक है,
अब ये किस चीज का सिंबल है, कई बार ये पूछ लेता है। इट इज अ सिंबल ऑफ इसका ग्रेस, जॉय, ब्यूटी एंड, और दोस्तों लाइफ में ये सब चीजें इंपॉर्टेंट, ग्रेस, जॉय, ब्यूटी एंड, ठीक है। तो अगर ये चीजें आपकी लाइफ में नहीं है तो आपकी लाइफ बेकार है, ठीक है। तो आपने लाइफ में आप ग्रेस रखिए, जॉय, आप जॉयफुल रहिए, ठीक है। आप अपने लाइफ में अच्छी चीजें कीजिए जो आपकी लाइफ को ब्यूटी दे, ठीक है। आप दूसरों को प्यार कीजिए, उनसे प्यार पाइए, ये सब चीजें बहुत जरूरी, यही हमारा हमारा जो नेशनल बर्ड है वो यही कहता है, ठीक है। दूसरी बात, इंडिया में पिकॉक लगभग ऑल ओवर इंडिया लगभग सभी पार्ट्स में पाया जाता है, और ये प्रोटेक्टेड भी है। इसके द्वारा प्रोटेक्टेड है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 19। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़े, उम्मीद है ये आपको समझ। अब हम बात कर लेते हैं नेशनल फ्लैग के बारे में। ओके, फ्लैग, अब ये है आपके लोटस, कमल, ठीक है। बॉटनिकली इनका नेम है, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, बहुत अलग नेम है इनका, नीलुम्बो, लुम्बो नुसिफेरा, नुसिफेरा किल्टन, ये इनका बॉटनिकल नेम है फ्लावर, ठीक है। अब देखिए ये किस चीज का सिंबल है, सिंबलाइज अगर हम बात करें ये किस चीज को सिंबलाइज करते हैं, सिंबलाइज करते हैं डिविनिटी, डिविनिटी, ओके। और क्या है, फर्टिलिटी और वेल्थ, वेल्थ, नॉलेज, लाइफ में दोस्तों नॉलेज बहुत जरूरी है, और नॉलेज के बाद क्या आता है, इनलाइटमेंट, ठीक है, इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट। दोस्तों जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमारे पास नॉलेज, ठीक है, हमारे पास इनलाइटमेंट हो, तो नॉलेज हमारे अंदर होगी तो हमारे पास इनलाइटमेंट होगी। बेसिकली इनलाइटमेंट को आप ऐसा कह सकते हो, आपके पास एक सोचने समझने की एक अच्छी शक्ति होगी, तो जॉब मिलेगा तो वेल्थ आएगी, आप अपने कार्यों से देश में प्रगति कर पाएंगे, एक तरह की आप देश के लिए एक फर्टाइल माहौल बनाएंगे कि अच्छी चीजें हों, और उससे क्या होगा, डिग्निटी आएगी, दिव्यता आएगी, ठीक है। तो हमें अपने नेशनल सिंबल्स से भी चीजें सीखनी, ठीक है। सिंबल इसीलिए ही बनाए गए हैं कि हम उनसे समझें, वो सिंबल है, प्रतीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए, नेशनल ट्री, ठीक है। कौन सा ट्री है दोस्तों, बनियान, हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, बरगद का पेड़, ठीक है। गाँव में देखा होगा पुराने पुराने ट्री आपको दिखाई, उनमें से वो आपको समझिए कुछ लटकती हुई आपको चीज़ें दिखाई देंगी, और वो ज़मीन में हो जाती है, तो वो भी उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। इसका दोस्तों नाम क्या है, साइंटिफिक नेम फिकस एंगेलेनिस, ओके। थोड़ा नाम बोलने में अजीब है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। आप एक बार देखिए, स्पेलिंग बोल देता हूँ, है ना, गलत ना हो, FICUS, केवल FICUSBENGHALENSIS, तो आप, मैंने अगर गलत लिखा है तो आप ठीक लिखिए,
ये हमारा नेशनल ट्री है। नेशनल फ्रूट कौन है दोस्तों? नेशनल फ्रूट को हम फलों का राजा कहते हैं। फलों का राजा किसे कहा जाता है दोस्तों? मैंगो। ठीक है, आजकल लोग वो फ्रूटी फ्रूटी पीते हैं दोस्तों, वो फ्रूटी में कोई मैंगो वैंगो होता नहीं है। ठीक है, उस पर लिखा होता है इतना ही पल्प, कुछ नहीं होता, शुगर है वो केवल, फ्लेवर्ड कंटेंट है। असली मजा तो आम खाने का है। खाइए दोस्तों, खूब खाइए आम। ठीक है, आम बहुत बढ़िया चीज है खाने के लिए। इसको बोलते हैं मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, ये हमारा नेशनल फ्रूट है। दोस्तों बचपन में मुझे लगता है सभी ने मैंगो की ड्राइंग की होगी। जब आर्ट की क्लास होती है तो वो मैंगो बनवाते हैं। ठीक है, तो उसमें आप कलरिंग कीजिए, सब कीजिए, है ना। तो दोस्तों मैंगो बहुत बढ़िया फ्रूट है और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत अच्छी है। ठीक है, और हमारा राष्ट्रीय फल भी है। तो खूब खाइए, फ्रूटी मत पीजिए दोस्तों। ठीक है, मैंगो खाइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेशनल रिवर के बारे में। कौन है नेशनल रिवर? बताइए, चलिए तुरंत बताइए दोस्तों। तुरंत कमेंट बॉक्स में आप अभी पॉज कीजिए, अभी लिखिए। लेक्चर आप बाद में आगे देखिएगा, पहले आप बताइए नेशनल रिवर कौन सी है और कब उसको नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया, ये भी बताइए, तुरंत बताइए मुझे भी कमेंट बॉक्स में। देखते हैं आपको कितना नॉलेज है। ठीक है, देखिए अभी आप ये मत सोचिए कि गलत है कि सही। यहीं पॉज कीजिए, आगे मत देखिएगा और तुरंत आप अपनी नॉलेज चेक कीजिए और फिर उसी कमेंट में आप आगे लिखिएगा कि आपने जो सोचा, आपने जो कहा वो सही है कि नहीं है। ठीक है, और साथ में ये भी लिखना है कि कब उसको नेशनल रिवर कहा गया। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं। देखिए हमारे जो देश की पहचान है, माँ गंगा। ठीक है, तो गंगा रिवर को हमारा नेशनल रिवर कहा। ठीक है, और कब ये डिक्लेयर किया गया दोस्तों? इंपॉर्टेंट ये चीज कि कब डिक्लेयर किया और किसने डिक्लेयर किया। तो जो हमारे फॉर्मर पीएम, कौन से पीएम? श्री मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह जी थे हम, उन्होंने डिक्लेयर की माँ गंगा को, उन्होंने नेशनल रिवर डिक्लेयर किया। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पुराने, मनमोहन सिंह जी। कब किया? इम्पोर्टेंट डेट 20 फरवरी 2000, 2009 में। सोचिए आप, आपने गैस कर लिया होगा कि गंगा नेशनल रिवर है, पर दोस्तों क्या आपने ये सोचा भी कब कब अडॉप्ट किया गया, कब गंगा को एज ए नेशनल रिवर का? दोस्तों 2009 में कहा गया। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ एक चीज और बता देते हैं। गंगा रिवर में एक बहुत प्यारा प्यारा जीव सरवाइव करता है, उसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल बनाया गया। क्योंकि यहाँ पर आया है तो मुझे तुरंत ध्यान भी आ गया है ना, नेशनल एक्वेटिक एनिमल की मैं भी बात कर लूं। ठीक है, ये कौन है? ये है डॉल्फिन। कौन सा? डॉल्फिन। ठीक है, बेसिकली गैंगेटिक डॉल्फिन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है प्लेनिस्टा गैंगेटिका। गैंगेटिका। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारी स्पीसीज है ये एक्सटिंक्ट होती जा रही है। यूनियन गवर्नमेंट ने गंगा रिवर डॉल्फिन जो है, तो बेसिकली गंगा रिवर डॉल्फिन, बेटर ये रहे, गंगा रिवर डॉल्फिन, इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल बनाया। ये कब बनाया गया? अक्टूबर 5, 5 अक्टूबर 2009। दोस्तों ये आपको याद रहना चाहिए कि 2009 में गंगा को नेशनल रिवर बनाया गया और 2009 में ही गंगा में रहने वाला जो जीव है डॉल्फिन, यानी गंगा रिवर डॉल्फिन, उसको हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए दोस्तों, एक एक और हमारा नेशनल सिंबल है, इसके बारे में लोगों को जानकारी कम है बट यूज बहुत करते हैं। आप डेली उसको यूज करते हैं उस सिंबल को। सोचिए ऐसा कौन सा सिंबल होगा
जिसको हर आदमी यूज कर रहा है, ठीक है, और डेली यूज कर रहा है, सुबह शाम यूज कर रहा है, हमेशा कहीं भी कोई चीज बाहर जा रहा है, लेने जा रहा है, वो यूज कर रहा है। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ नेशनल करेंसी पे, जो नेशनल करेंसी की हम बात, आप कहीं कुछ पे कर रहे हैं वो भी नेशनल करेंसी से ही पे। ये है हमारा इंडियन रुपी, ठीक है। तो एक सिंबल हमारा इस तरह से आपने देखा होगा, अब नोट पर ये सिंबल, ठीक है, दिस सिंबल इज अमलगम ऑफ देवनागरी र एंड रोमन कैपिटल आर, okay, with two parallel horizontal strips running at top representing the national flag and also the equal to sign। दोस्तों कई बार ये पूछ लेता है ऑप्शंस में, जो मैंने अभी आपको बताया है कि देवनागरी लिपि का र और कैपिटल आर, देखिए ये कैपिटल आर हो गया आप, और देवनागरी लिपि का र ये हो गया, तो इसका अमलगमेशन है बेसिकली, ठीक है। अब ये देखें, ये टू पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई हैं आपकी स्ट्रेट, ठीक है, और ये नेशनल फ्लैग को भी दर्शा रही है एक तरह, क्लियर है दोस्त। और बेसिकली ये इक्वल टू साइन भी हो गया, और ये कब अडॉप्ट किया गया था, ये जो सिंबल है र, ये कब अडॉप्ट किया गया था, अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कब दोस्तों, 15 जुलाई को, ईयर था 2010। दोस्तों इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, कई सारे पीसीएस में इस पर क्वेश्चन आ सकता है और कुछ में आया भी है, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद आपको ये चीज़ें नहीं पता होगी, ठीक है। और जो इसके बाद में या इसके बारे में फैक्ट बताने वाला हूँ दोस्तों, शायद ही कुछ लोगों को ये फैक्ट पता भी हो। देखिए ओपन फैक्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत मैं कहीं से सीक्रेटली निकाल के लाया हूँ, बट होता क्या है, नेग्लिजेंस की वजह से कई चीज़ें हम नहीं ध्यान, सिर्फ ओनली ड्यू नेग्लिजेंस। ऐसा नहीं कि आपको आप नहीं पता कर सकते, बहुत इजीली आप गूगल करेंगे आसानी से पता लग जाएगा, ठीक है। बट मुझे जानकारी है तो मैं बता देता हूँ, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछा गया हो या पूछा भी जा सकता। ये जो सिंबल है ये किसने डिजाइन दोस्तों, शायद ये आपको नहीं, डी उदय कुमार, डी उदय कुमार, ये इनके द्वारा डिजाइन, दोस्तों बेसिकली कंपटीशन कराया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, जिसमें अलग अलग बहुत सारे लोगों ने आपका अलग अलग सिंबल्स बनाकर भेजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो एक कमेटी थी जिसने सेलेक्ट किया, उसमें से 4 या 5 सिंबल कुछ सेलेक्ट किए गए थे, फाइनल कमेटी में जो सिंबल सेलेक्ट किया गया वो डी उदय कुमार जी का किया गया, और ये भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बेसिकली प्रोफेसर है कहीं किसी आईआईटी, ठीक, डी उदय कुमार जी। अब थोड़ा सा जानकारी रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता लगेंगी, और दोस्तों एग्ज़ाम में आए ना आए ये चीज़ें नेशनल प्राइड है हमारी, ठीक है, तो हमको पता भी होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है ये चीज़ें आपको पता हो, और पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आपने आज कुछ सीखा, ठीक है गाइस। चलिए थोड़ा सा मैं और डिस्कशन, अब देखिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको बता दूँ कि नहीं बताऊँ, चलिए बता देते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो बहुत सारे सोर्सेस से आपका क्या कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें ली गई, क्या आपको पता ही है, ठीक है। तो अब मैं सोच रहा था कि आपको प्रोविजंस के साथ चीज़ें बताऊं, जब हम प्रोविज़न डिस्कशन करें कि ये प्रोविज़न भैया यहाँ से लिया गया है और ये यहाँ से लिया गया है, और एक मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मैं अभी आपको बता दूं कि ये प्रोविज़न यहाँ से लिए गए हैं, वैसे आपने पढ़े होंगे बट यहाँ पर रिवीजन की बात चल रही है, तो उस पर्सपेक्टिव से मैं सोच रहा था कि आपको बता दूं। जनरली अगर मैं बात करूं तो लगभग 11 जगह से लिया गया है, लगभग, है ना, ज़्यादा भी हैं, कुछ चीज़ें कहीं कहीं से छोटी छोटी चीज़ें उठा ली गई हैं, बट मोस्टली जो चीज़ें हैं वो 11 जगह से ली गई हैं, ठीक है।
तो डिस्कशन तो कर सकते हैं। चलिए, टाइम अलाउ नहीं कर रहा, ऑलरेडी लंबा लेक्चर हो गया है। क्या करें समझ नहीं आ रहा है, बताएं कि नहीं बताएं, या अगले लेक्चर पे छोड़ दें इसको, या अगले लेक्चर में डिस्कशन कर लें। चलिए दोस्तों, फिलहाल तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। और कोशिश करेंगे, अगर आप लोग चाहेंगे कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा इसको, नहीं तो इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं, बट स्किप करना ठीक भी नहीं है। चलिए दोस्तों, ऐसा करेंगे, जब हम प्रोविज़न डिस्कशन करेंगे, आगे पढ़ेंगे, ये प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न है, तो वहाँ से क्या कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, वो कोशिश करेंगे हम वहाँ पे आपको बता दें, ठीक है। जैसे प्रीएम्बल कहाँ से लिया गया, या फिर आप कहें कोई फीचर है वो कहाँ से लिया गया, कोशिश करेंगे वहाँ पे बता। बट होता ये है कि वहाँ पर कई बार चीज़ें याद नहीं रहती। चलिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, उसी हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे। चलिए, आज के साथ इसी के साथ दोस्तों आज का लेक्चर मैं करूँगा। तो होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और आपको बेनिफिट हुआ होगा जो हमने आज पढ़ाया है। अगर आपको इसमें इस लेक्चर में मज़ा आया है दोस्तों, वो भी कमेंट करके आप मुझे बताइए कि क्या आज के लेक्चर में आपको सबसे अच्छी चीज़ लगी, क्या आपको ऐसी कोई नई इन्फॉर्मेशन जानने को मिली जो शायद आपको नहीं पता थी। तो अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो आपने आज पहली बार सुनी है, या आपने पहले नहीं पढ़ी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये वाली चीज़ या ये वाला पार्ट मैंने आज पहली बार सुना है, और अ, और मुझे एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो डू कमेंट, ठीक है दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें और हम लोगों का भी मोटिवेशन बढ़े। जितने लोग देखेंगे हमें, हम लोगों की रीच जितने लोगों तक होगी, उतना हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हमारे लेक्चर लोग पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, तो हमें उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि हम आप लोगों के लिए और बेहतर और अच्छा और वेल रिसर्च कंटेंट लेकर आए। ठीक है दोस्तों, अब सारी देखिए, पूरी चाबी आपके हाथ में, ठीक है, कि आप क्या चाहते हैं। जो आप चाहते हैं वही कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, और हम कोशिश करेंगे कि इतना बेहतरीन कंटेंट मिले कि आपको इस चैनल से प्यार हो जाए, आप बार बार इस चैनल पर आए, देखने आए कि क्या कुछ नया अपलोड हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आपके हाथ में है, आप क्या चाहते हैं, आप कितना पसंद करते हैं उसी। और अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट और बेहतर हो सकता है, और उसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई सजेशन है, दोस्तों ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप ये चीज़ इंक्लूड कीजिए, या इस तरह से आप ग्राफिक्स ही यूज़ कीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं अकेला बंदा हूँ जो आपका पूरा लेक्चर करने के बाद उसको जो भी चीज़ें करनी है, उतना ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस है नहीं कंप्यूटर से संबंधित। ज़्यादा जो भी मुझे टूटा फूटा एक्सपीरियंस कहीं से जानने को मिला, उसके आधार पर मैंने ये चीज़ें डेवलप की आपके लिए। और अगर आप मेरे साथ कोई चीज़ शेयर करेंगे तो मुझे खुशी होगी कि मैं वो चीज़ सीख कर आपके लिए और बेहतर कंटेंट यहाँ पर प्रेजेंट कर सकूँ। ठीक है, तो आप मुझे हेल्प भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्ती करते रहिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत।